मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश में बने एक कानून पर चर्चा करने के लिए। कानून का नाम अब वक्फ कानून है। असल मायने में किसी भी बिल के कानून बनने की प्रक्रिया में पहले संसद के दोनों सदनों से पास होना और उसके पास होने के बाद में उसका राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होना अति आवश्यक होता है। यही कारण है कि इसी के चलते अब वक्फ कानून यानी एक्ट बन गया है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि इस कानून को बनने तक की प्रक्रिया कहां से होकर गुजरी, नंबर एक। साथ में हम यह भी जानेंगे कि इस बीच में जो लोग विरोध में हैं वो कहां कहां पर विरोध में है। तीसरा, हम यह भी जानेंगे कि इसके बाद में अब जो प्रतिक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंची, और ऐसे में अगर यह सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या भविष्य में इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। सारी बातें वक्फ कानून के बारे में डिटेल से आज के सेशन के अंदर चर्चा होगी। देश के अंदर लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ वक्फ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साइन होने के बाद गजट पेपर के अंदर प्रकाशित हो जाता है और यह बनता है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ध्यान देने वाली कानूनी बात जो सबसे पहले है वो यह है कि जब भी कोई भी बिल प्रस्ताव के रूप में सदन में लाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, वहां पर उस पर मतदान होता है और इस मतदान के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर और उस हस्ताक्षर के बाद भारत के गजट पेपर के अंदर प्रकाशित होने के बाद वो एक्ट में बदल जाता है। तो अब तक जो शब्द यूज किया जाता था वक्फ बिल, अब वो वक्फ बिल ना रह करके वक्फ एक्ट कहलाएगा। अब ये वक्फ एक्ट बन चुका है, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये इसका अब राइट नेम एंड प्रोनाउंसिएशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, एन एक्ट फर्दर टू अमेंड द वक्फ एक्ट 1995। इसने वक्फ एक्ट 1995 को संशोधित किया है और इसकी वजह से यह एक्ट संशोधित यानी कि अमेंडेड एक्ट कहलाया है, ठीक है। पुराना बिल जो वक्फ एक्ट 1995 था उसके अंदर संशोधन करने के कारण यह अमेंडमेंट एक्ट 2015 कहलाया है। चलिए ये बात हो गई, 2025 कहलाया है। इसकी हेडलाइंस आप यहां पर देख सकते हैं और हेडलाइंस के अंदर लिखी हुई बातें राष्ट्रपति के साइन की। तो इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले यह दोनों सदनों से पास हुआ था। दोनों सदनों से पास हुआ उसकी खबर कवर करेंगे, साथ में इस पर जो प्रतिक्रिया आई देश भर से उसको कवर करेंगे और प्रतिक्रिया के साथ साथ भारत की राजनीति में इसका क्या असर होगा इन सब पर चर्चाएं करेंगे। प्रतिक्रिया की तस्वीरें आप कुछ जगहों पर तस्वीरों के रूप में देख सकते हैं कि यहां पर कई जगह पर प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हो रहा है कि यह बिल नहीं आना चाहिए था, यानी कि यह एक्ट नहीं पास होना चाहिए था, लेकिन अब यह एक्ट पास हो गया है। चूंकि यह संसद से पास हुआ कानून है, देश के सभी नागरिकों को यह मान्य होगा, यह मानना ही होगा। अगर यह माना नहीं गया तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि जो व्यक्ति इसके खिलाफ अब जाएगा उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से 12-12 घंटे की बहस के बाद पास हुआ था। मतलब राष्ट्रपति से साइन होने से पहले यह राज्यसभा से और यह लोकसभा से दोनों ही सदनों से यह पास हुआ था। दोनों सदनों से पास हुआ, इसी कारण से यह बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा था। जब यह सदन में पास हुआ उस समय राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है, यहां पर कुल 233 वोट पड़े थे, उनमें से 128 पक्ष में थे और 95 विपक्ष में थे। ऐसे में 128 के साथ ये पास हो गया। ऐसे ही लोकसभा की जहां तक बात हो, कुल वोट 520 पड़े, इनमें से 288 समर्थन में थे और 232 विपक्ष में थे। ऐसे में 288 के साथ यह बिल यहां भी पास हो गया, ठीक है साहब। प्रधानमंत्री के द्वारा इस पर 4 अप्रैल को अपनी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दे दी गई थी और इस विषय को पूरी तरह से जो लीड कर रहे थे वो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू थे, जिन्होंने कानून में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए इस काम को करवाने का बीड़ा उठाया था। उनका कहना था कि यह इस उद्देश्य से लाया गया है ताकि इस एक्ट के उपयोग के बाद भविष्य में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका जो प्रबंधन है और उनकी वजह से जो राजस्व अर्जन है ये तीनों बेहतर तरीके से हो सके, उद्देश्य यह रखा गया था। लेकिन फिर भी आज के सेशन में एक ब्रीफ इंट्रो हम इसके इतिहास से निकालकर आपको दे रहे हैं कि वक्फ का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या प्रोविजन है, क्या इसका इतिहास रहा है। वक्फ शब्द का जो अर्थ है वो रुकना और ठहरना रहा है, लेकिन इस्लाम में इसे दान का एक तरीका माना गया है। ये अरबी भाषा का शब्द वकूफा से निकल करके आया है और इसमें ऐसी संपत्ति जो सामाजिक काम के लिए दान कर दी जाती है
उसे वक्फ संपत्ति कहा जाता है। इसमें संपत्ति में रुपए अथवा जेवर या अचल संपत्ति में घर अथवा जमीन कुछ भी हो सकता है जिसे दान किया जा सकता है। संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसकी यह संपत्ति किस काम आएगी। आमतौर पर जो संपत्तियां वक्फ कर दी जाती हैं वो या तो धार्मिक स्कूल बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में, मस्जिद बनाने में, अनाथालय बनाने में आदि के अंदर उपयोग में ली जाती है। चूंकि 1947 में देश का बंटवारा हुआ, बड़ी संख्या में भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए, वहां से बड़ी संख्या में हिंदू भारत आए। ऐसे में जो संपत्तियां भारत में थी, जो मुसलमानों की संपत्तियां रह गई थी, उनका प्रबंधन करने के लिए भी इस कानून का उपयोग किया गया था। पाकिस्तान में जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। 1955 यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बना दिया गया था, जो कि यही बात और यही काम करने के लिए था। आज देश के अंदर 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं और ऐसे में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां शिया और सुन्नी समुदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। भारत में 1954 में कानून आया, फिर 1954 के कानून के अंदर एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड की स्थापना 1964 में की गई। वर्ष 1995 में जाकर इसमें एक और संशोधन किया गया और संशोधन के अंदर राज्यों के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के अंदर बोर्ड के गठन का प्रावधान रखा गया। असली खेला वर्ष 2013 में शुरू हुआ, जब यूपीए सरकार ने 1995 के मूल एक्ट में बदलाव के साथ बोर्ड की कुछ शक्तियां बढ़ा दी। सारा बवाल इसी बात पर टिका है। कहा जाता है 1913 से लेकर के 2013 तक वक्फ की जितनी संपत्तियां थी, उन संपत्तियों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। इस 10 साल में 2013 से लेकर के 2025 के बीच में ये जो संपत्तियों में लगभग डबल से अधिक की जो वृद्धि है, इस वृद्धि में कहीं ना कहीं बोर्ड के अधिकारों का अत्यधिक उपयोग होना और इन संपत्तियों का बढ़ते चले जाना, यह अपने आप में एक बड़ा कंसर्न बन गया। बड़ा कंसर्न क्यों बन गया? क्योंकि आज देश में अगर संपत्तियों की बात की जाती है तो देश में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। भाई इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी पटरियां हैं, पटरियों के आसपास की जगह हैं, तो 33 लाख एकड़ जमीन अगर रेलवे के पास है तो तीसरी सबसे अधिक संपत्ति लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ के पास है। यानी सेना के बाद जो 3rd लार्जेस्ट भूमि है वो वक्फ रखता है और उस वक्फ में अचल संपत्ति और चल संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्तियां रखी जाती हैं। ऐसे में सरकारों के पास प्रबंधन के लिए केंद्र में एक वक्फ सेंट्रल बोर्ड होता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है, जिसका मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू हैं। और ऐसे ही स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर एक चेयरमैन, एक सीईओ और साथ ही साथ सदस्य गण भी होते हैं। फिलहाल के लिए ये जो सदस्य गण हैं, इनके अंदर परिवर्तन कर दिया गया है नए एक्ट के माध्यम से। 1995 के इस संशोधन में इनके अंदर परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है साहब, यानी कि एक प्रकार से इस वक्फ संपत्ति के पूरी तरह से रख रखाव के लिए, इस वक्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो केंद्र में केंद्रीय वक्फ परिषद होती है, राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड होता है, और अगर कोई बवाल हो जाए तो वक्फ न्यायाधिकरण होता है। यानी कि अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसको कि वक्फ माना गया है या वक्फ कर दिया गया है, ऐसी संपत्ति पर अगर विवाद है तो उस विवाद को सुलटाने के लिए एक न्यायालय है जिसको वक्फ न्यायाधिकरण कहा जाता है। और इस ट्रिब्यूनल के अंदर भी प्रशासनिक पद पर अधिकतम मुसलमानों को ही शामिल किया जाता है। अब बवाल क्या है उसको समझिए। आपने अब तक यह समझ लिया कि इसमें संपत्तियों को मुस्लिम दान करते हैं। मुस्लिम दान की गई संपत्ति से अपने कई जरूरी काम, जैसे कि मदरसों का चलना हो या अनाथालयों का चलना हो, कब्रिस्तान का बनना हो, ये सब कार्य जो है ये इसी संपत्ति से किए जाते हैं। चलिए, लेकिन दिक्कत क्या है? ये सारी संपत्ति आती कहां से है? तो आंसर है, किसी ने संपत्ति दान कर दी। अब किसी ने संपत्ति दान कर दी, वक्फ ने उसे अपनी संपत्ति मान लिया। देश में 32 वक्फ बोर्ड चल रहे हैं। ऐसे में आपने अपनी संपत्ति, मान लीजिए कि लखनऊ में या कहीं पर भी, जहां पर भी, राजस्थान में कहीं पर भी आपने दान की और बोर्ड को दे दिया कि यह संपत्ति है, अब आप इसका प्रबंधन करते रहिए। बोर्ड इसके प्रबंधन पर निकल पड़ा। दिक्कत कहां से आती है? आपने कहा कि जिसने ये संपत्ति दान कर दी उसकी तो ये संपत्ति थी ही नहीं। ये ऐसा हुआ जैसे आपने मेरा फोन लिया और किसी को दे दिया कि लो भाई फोन का यूज करो। बोले कैसे? बोले गिफ्ट है। लेकिन आपने ये जो फोन गिफ्ट किया, असल मायने में ये फोन आपका नहीं था, आपने मेरा फोन गिफ्ट कर दिया किसी को।
आप अब अपने फोन को मांगने पहुंचे, भाई साहब मेरा फोन था वो आपके पास आ गया है। अब आप मांगने पहुंचे, यह जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है कि आप सिद्ध करो कि यह फोन आपका है। अर्थात जो देने वाला था उसके ऊपर कोई लोड नहीं था, जिसने दान करना था दान करके वो तो महान हो गया कि उसने इतनी संपत्ति दान की है, तो वो ऐसा करके कई गांवों को दान कर दिया कि सर ये सारी संपत्ति मैं दान करता हूं। आप कौन? बोले कोई नहीं, मतलब मैंने दान कर दी, समझ लो सर ये आपकी है। तो मेरे नाम से संपत्ति दान हो गई। अब संपत्ति दान हो गई, इसमें किसी का विवाद, किसी का झगड़ा, किसी को सेल कर रखी। मान लो आपने एक संपत्ति को किसी को सेल किया, कागज आपके पास थे, आपने फाइनल रजिस्ट्री नहीं कराई और उसको वक्फ करा दिया कि सर इसको वक्फ में काउंट कर लेना। अब वक्फ इधर से हुआ, संपत्ति आप उधर बेच चुके हो, कागज आपके पास है कि सर देखो ये संपत्ति तो हमारे नाम बेच दी गई है। सामने वाला ओरिजिनल कागज वहां देकर के उसको वक्फ कर दिया। मुसीबत यहां पे क्या आती थी, जिसको ये लगता है कि उसकी संपत्ति है, जब वो मांगने जाएगा उस संपत्ति को तो उसके लिए उसे खुद से इस न्यायाधिकरण के अंदर उलझना होगा। इस न्यायाधिकरण का जो भी फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि इस न्यायाधिकरण के फैसले को अगर आपको नहीं भी सुनना है तो कुल मिलाकर आपको अपनी जमीन से हाथ ही धोना पड़ेगा। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं करने जा सकते थे। सारी की सारी जो बातें हैं वो इसी कारण से हुई कि यहां पर इसका सेक्शन 85 कहता था कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इन संपत्तियों के ऊपर चुनौती नहीं दे सकते। इतनी सारी संपत्ति, उन सारी संपत्ति में कौन सी संपत्ति किसकी है, अगर वो संपत्ति मांगने चला जाए तो वो मांगने जाने वाला व्यक्ति केवल कोर्ट के चक्कर ही काटता रहेगा, कोई सुन नहीं पाएगा। ये इतनी बड़ी जो इसके अंदर अदृश्य ताकत थी इस कानून की, इस अदृश्य ताकत ने ही इसको बहुत बड़ा बवाल बना दिया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे निकल कर सामने आए जो कहने लगे कि सर हमारी पीढ़ियां बीत गई इस जगह रहते हुए और पता चला कि यह वक्फ की संपत्ति हो गई। हद तो तब हो गई जब वक्फ बोर्ड ने धर्म के नाम पर कुछ पुरानी ऐसी इमारतों को जिन्हें पुरातत्व विभाग मैनेज कर रहा है, वक्फ ने उन्हें भी क्लेम कर दिया। कई बार आपने सुना होगा लाल किला हो या फिर आगरा का ताजमहल, वक्फ उन्हें क्लेम करके कि यह संपत्ति हमारी है, ऐसे में इसका रखरखाव हम करेंगे या फिर इस पर हमसे आपको निर्णय लेना होगा। ऐसे में इस पर लगाम लगना जरूरी था। बस इसी को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर एक सही प्रबंधन की मांग उठी ताकि न्याय सभी को सही तरीके से दिया जा सके। भारत में सबसे अधिक जो वक्फ की संपत्ति है वो उत्तर प्रदेश में है। कुल संपत्ति का 27% अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऐसे में वक्फ बोर्ड को जब ये अपनी ताकत का पता चला कि हम तो बिल्कुल वो हैं जिस पर हाथ रख दें वो जमीन हमारी है, ऐसे में इस हाथ लगने की जो ताकत को पहचाना गया, उसका परिणाम क्या निकला। 1913 से 2013 के बीच में वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन 2013 से 25 के बीच में 21 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास बढ़ गई। यानी पहले 18 थी जो 100 साल में थी और मात्र 10 साल में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। कुल मिलाकर के 39 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास पहुंच जाती है। इसमें 10 साल के अंदर इस जमीन का लगभग बराबर बढ़ जाना या संपत्ति का डबल हो जाना देश में बड़ी चर्चा का विषय बना कि ऐसा कौन सा मंत्र पा लिया इन्होंने भस्मासुर वाला, जिस पर जमीन रखी वो हमारी। ऐसे में सरकार इस बात पर चेती क्योंकि विवाद बहुत बढ़ गए, विवाद बढ़ने लगे। ऐसे में गवर्नमेंट का जो डेटा है वो देख करके कि भाई पहले क्या था और अब क्या है, ऐसे में इस बात को लेकर के बवाल होना शुरू हुआ। जब बवाल होने शुरू हुए, इसमें बवाल पहुंचते पहुंचते साल 2013 के बाद 21,618 ऐसे मुकदमे निकलकर आए जो कि लोगों के बीच में इस बात को लेकर थे कि सर हमारी संपत्तियों पर वक्फ ने अपनी तरफ से बात रख दी है या वक्फ ने उसे अपना मान लिया है। जब ये विवाद होने लगे, और दूसरी बहुत बड़ी बात कि वक्फ के पास में इतनी संपत्ति है कि वक्फ उसका अगर सही से उपयोग करे तो 12,000 करोड़ सालाना तक की आय, ऐसा अखबारों में लिखा है, राजस्व में की जा सकती है। लेकिन इसी बीच में उस संपत्ति का सही से प्रबंधन और उस संपत्ति का उपयोग महिलाओं के लिए कैसे हो, समाज के अन्य तबकों के लिए कैसे हो, सरकार इस विषय पर भी ध्यान दे रही थी। वक्फ का अमेंडमेंट बिल इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 2024 में लाया जाता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जब आता है तो इस पर आते ही बवाल खड़ा हो जाता है। लोकसभा में यह पेश होता है। जब यह लोकसभा में पेश होता है तो इसके अंदर
जेपीसी की मांग कर ली जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर ली जाती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसमें 40 संशोधनों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर देती है कि साहब आपको इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। तो अगस्त 2024 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के द्वारा यह पहले बिल लाया गया। जब बिल लाया गया तो उस बिल के ऊपर हंगामा हुआ तो उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, जहां 31 मेंबर जेपीसी के अंदर शामिल किए गए। इस 31 मेंबर की बनी जेपीसी ने इस पर अपनी राय दी। उस राय को बनाने में जेपीसी को 34 बार मिलना पड़ा। ऐसे में कुछ राय उनके द्वारा दी गई, उनमें से कुछ रायों को सरकार ने मान लिया और कुछ को नहीं माना। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में जिसका बहुमत है वो अपनी चलाएगा, यानी उसके अनुरूप अगर राय है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। यही बात रिजिजू साहब ने कह भी दी। ऐसे में 2025 के अंदर संशोधनों को देखा गया। वर्ष 2025 के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की कि इसको इसी बार के बजट सत्र में लाया जाएगा। बजट सत्र का इस समय बहस का सेशन चल रहा है। 1 अप्रैल को मंत्री के द्वारा फिर से लोकसभा के अंदर बिल को तैयार लाने की तैयारी की जाती है और 2 अप्रैल 2025 को यह लोकसभा से पास होता है और 3 अप्रैल को यह राज्यसभा से पास हो जाता है। और जब यह पास होता है तो उसके अंदर जो नए संशोधन हैं वो किस तरह से इंप्लीमेंट किए गए, अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक बात हो वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा, मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 के तहत जिन संपत्तियों का अभी उपयोग किया जा रहा है, इसमें कहा गया है कि जो संपत्तियां उपयोग में हैं उनके कागज नहीं मांगे जाएंगे। इंटरेस्टिंग है, यह बात जान लेना, क्योंकि जिस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा भड़काया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को उद्वेलित किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय यह कह दिया गया था कि आपसे आपकी पहचान के कागज मांगे जाएंगे, ऐसे ही अभी भड़काया समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बात पर जा रहा है कि जो आपके कब्रिस्तान, मदरसे और ये सब चीजें हैं, आपसे इनके कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ, ये नहीं तो ये सरकार आपसे वापस ले लेगी। ऐसे में बहुत सी जगहों के कागज नहीं है। लेकिन इस विषय पर साफ कहा गया है इस बिल में कि जो आज कानून लागू होने से पहले की संपत्तियां ऑलरेडी उपयोग में आ रही हैं, उन पर कोई कागजात नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन भविष्य में अगर कोई भी संपत्ति वक्फ होती है तो उस पर यह संबंधित कानून लागू होंगे। तो पहले पीछे से यानी कि बैक डेट से यह कोई भी कार्य नहीं लागू होना है। अर्थात इसके अंदर जो संपत्तियों के नाम पर लोगों के अंदर बह बिठाया जा रहा है, उस बह से पूरी तरह से मुक्त करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सवाल यह है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे में 10 साल के अंदर जो इतनी संपत्तियां इन्होंने बना ली उसका क्या होगा? तो इस संशोधन विधेयक में यह कहा गया है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति विवादित है, यानी जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, तो फिर उस मामले की जांच की जाएगी। मान लो कि आप कोर्ट में जा चुके हैं कि सर ये मेरी संपत्ति थी, इसे वक्फ कर दिया गया है, तो उसकी जांच की जाएगी। अगर कोई भूमि सरकारी भूमि है और उसको वक्फ कर दिया गया है, उसके ऊपर सरकार खुद उसको क्लेम करेगी। मतलब ऐसे नहीं, पता चल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन थी, वो आप लोगों ने क्लेम कर ली, उसको वापस मांगा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर हवाला दिया गया कुछ ऐसे मामलों का, जैसे तमिलनाडु का एक मामला, जैसे बिहार का एक मामला, केरला का, कर्नाटका का, उत्तर प्रदेश का। यहां बकायदा इनका उदाहरण लेके बताया गया कि कैसे तमिलनाडु के अंदर पूरा एक गांव ही वक्फ कर दिया गया था। ऐसे ही बिहार के अंदर 2024 के अंदर एक मतलब ऐसा देखा गया, पटना हाईकोर्ट के अंदर यह मामला गया। केरला के अंदर 600 क्रिश्चियन परिवारों का एक गांव वक्फ कर दिया गया। कर्नाटका के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, 15,000 एकड़ भूमि जो है बेल्लारी के अंदर वो वक्फ कर दी गई थी, जिसपे कोई और रहता था। ऐसे जो विवाद हैं, भविष्य में इन विवादित जगहों पर अब सुनवाई की जा सकेगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, एक बड़ा सवाल यह था अभी जो संशोधन प्रस्ताव के अंदर लाया गया कि आने वाले समय में वक्फ की संपत्तियों की जांच कलेक्टर करेगा। ऐसे में अभी जो प्रस्ताव पास होकर के आया है, जो बिल बनकर एक्ट में आया है, वो कहा गया है कि कलेक्टर से ऊपर एक और अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा जो ऐसी विवादित भूमियों की पहचान करेगा और उन विवादों की सुनवाई करेगा। नंबर तीसरा, यहां पर एक पॉइंट था वक्फ के अंदर कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति दान कर दे, वक्फ कर दे, इसको कोई भी को परिवर्तित करके कह दिया गया है 5 साल से जो इस्लाम का पालन कर रहा हो सकता है कि कल आपने मतलब धर्म परिवर्तित किया, इस्लाम अपनाया और अपनाते ही आपने संपत्ति वक्फ कर दी, तो हो सकता है ये प्रेशर में करवाया गया कार्य हो। ऐसे में आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो तो 5 साल से जो एक्टिवली इस्लाम का पालन कर रहा है वही संपत्ति को वक्फ कर पाएगा। तो एक प्रकार से साजिश का शिकार किसी को ना होने दिया जाए, इसका ध्यान रखा है। साथ ही साथ जो वक्फ की जो संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति दान करना चाहता है, मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है, ऐसे में अगर वो व्यक्ति संपत्ति वक्फ कर रहा है तो उसे उत्तराधिकारियों में बेटियों से भी पूछना पड़ेगा कि क्या मैं ये संपत्ति वक्फ कर सकता हूं।
हो सकता है कि वो संपत्ति, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों में लोग लगता है कि पुरुषों से पूछ करके संपत्ति वक्फ कर दें, नहीं, महिलाओं पर भी उत्तराधिकार नियम लागू हुए। ऐसे में उनसे भी पूछें और फिर जाकर संपत्ति को वक्फ करें, ताकि उस संपत्ति का मुसलमानों के अंदर जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके लिए उपयोग किया जा सके। कहा गया है कि जो ये संपत्ति वक्फ हुई हैं, इन वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय के लिए मुस्लिम लड़कियों की स्कॉलरशिप, उनकी हेल्थ केयर और मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और किसी प्रकार की लीगल सहायता में उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड के अंदर 2 महिला सदस्यों को एंट्री कराने का प्रावधान रखा गया है। मतलब आने वाले समय में इस वक्फ बोर्ड के अंदर, जब से ये कानून लागू हुआ है तब से अब जो नए वक्फ बोर्ड हैं या वक्फ बोर्ड के अंदर जो शामिल होने वाली चीजें हैं, उसमें 2 महिलाओं को स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। इससे महिलाओं के संबंधित वक्फ संपत्तियों का उपयोग हो रहा है या नहीं, समाज में महिलाओं की जो भूमिका है उसको लेकर वक्फ बोर्ड क्या कर रही है, उस पर निगरानी की जा सकेगी। और क्या हुआ है, पहले यह हुआ करता था कि अगर आपने कोई आवेदन किया तो उस आवेदन को ट्रिब्यूनल तक ही रोक दिया जाता था। अब आप उसको ट्रिब्यूनल से आगे भी ले जा सकते हैं। पहले 6 महीने तक ही प्रावधान होता था, अब आप 6 महीने के बाद भी उसको आगे ले जा सकते हैं। एक साथ ही साथ इसमें ये जो कहा गया, इसमें ये महिलाओं के उत्तराधिकारी वाली बात थी, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। साथ में एक लाइन और कही गई और वो ये था कि अगर वक्फ की संपत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉन्यूमेंट्स या प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में हो रहा है, तो ऐसे में अगर किसी प्रॉपर्टी का एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 या फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 से उसका मैनेजमेंट हो रहा है, तो वक्फ उन संपत्तियों पर दावा नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अगर कोई भूमि जुड़ी हुई है ट्राइबल एरिया से, उसका भी वक्फ नहीं हो पाएगा। कहा गया है कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनकी संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकेगा। ट्राइबल लैंड जो शेड्यूल 5th और 6th के अंदर डिक्लेयर्ड हैं, उनको वक्फ नहीं किया जा सकेगा। बस इसके बाद में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट अहमदाबाद में, कोलकाता के अंदर आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। अब सवाल बना कि सर इसमें इतना ज्यादा बवाल हो किस बात पे रहा है। बवाल पहला हो रहा है 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल होने पर। कहा गया है कि जो वक्फ संशोधन बिल जो एक्ट बनकर आया है, इसमें अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की भी एंट्री होगी। मुसलमानों का कहना है कि यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा। इसके ऊपर पहला विवाद हो रहा है। दूसरा, महिलाओं को शामिल होने पर विवाद हो रहा है। कहा गया है बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो विरोध इस बात पर हो रहा है कि साहब इससे वक्फ का परंपरागत ढांचा बदल जाएगा। इसी के साथ साथ वक्फ संपत्तियों के सर्वे और रजिस्ट्रेशन को लेकर के जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन है वो करना अनिवार्य होगा। इसके चलते विरोध इस बात का हो रहा है कि इससे सरकार का नियंत्रण और बढ़ जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब और चुनौती दी जा सकेगी। ऐसे में विरोध बन रहा है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी होगी। संपत्ति पर दावे की अगर बात हो तो वक्फ बोर्ड उस पर अब दावा नहीं कर पाएगा अगर वो संपत्ति दान में नहीं मिली है। विरोध इस बात पर हो रहा है कि वक्फ की संपत्तियों के जो दावे हैं उनको अब ये लिमिट में ला देगा। ऐसे में इसका विरोध करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरे देश में आंदोलन करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। लॉ बोर्ड ने कहा है कि यह संशोधन बिल इस्लामी मूल्य, धर्म और शरीयत, धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर प्रहार है। ऐसे में हम इसका विरोध करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक ये वापस ना हो जाए। तो ये इनके द्वारा जारी किया गया लेटर है। साथ ही साथ इसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल, रांची, इन सब जगह प्रदर्शन देखे जाए। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, बेंगलुरु में प्रोटेस्ट हो रहा है, चेन्नई में प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है। बिहार में तो और एक जबरदस्त चीज हुई, बिहार और आंध्रा इन दोनों के जो सीएम हैं ये वर्तमान में जो एनडीए है उसके अंदर गठबंधन सरकार में शामिल हैं। ऐसे में जेडीयू के समर्थन, क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन है और ऐसे में मोदी सरकार का समर्थन जेडीयू ने कर दिया है इस बिल के ऊपर। तो जेडीयू के अंदर जो 7 मुस्लिम विधायक थे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है, 7 मुस्लिम नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। नेताओं में से पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक समेत 7 नेताओं के द्वारा अपनी पार्टी छोड़ी गई है। इस बात पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो देश के कानून को नहीं मानते वो देशद्रोही होते हैं, यह कानून सबको मानना होगा। ऐसे में इस कानून को ना मानने वाले देशद्रोही हैं। मुस्लिम नेताओं में इस बात की नाराजगी है कि उन्होंने नीतीश ने उनका भरोसा तोड़ दिया है। ऐसा कहते हुए 7 नेताओं ने जेडीयू को छोड़ दिया है। इसी के साथ साथ जेडीयू के अंदर
जेडीयू के साथ साथ और पार्टियां जिन्होंने इस बिल पर समर्थन किया, जैसे आरएलडी, उसके अंदर भी एक नेताजी ने, प्रदेश महासचिव जो हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ठीक इसी प्रकार से चिराग पासवान के भी एक नेता रहे जो एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इतना ही नहीं, जो आंध्रा से रिलेटेड कुछ नेता हैं जिनके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके भी विरोध की बातें चल रही हैं। ऐसे में बढ़ते विरोध को देखते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी हुई और इस तैयारी में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएम सांसद असवुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमातुल्लाह खान ने अलग अलग याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे दी है। अब सवाल यह बनता है कि जो कानून देश की संसद द्वारा पास हुआ हो, लोकसभा से और राज्यसभा से पास हुआ हो, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो, तो क्या उसे मानने से इनकार किया जा सकता है? जवाब है नहीं। तो दूसरा सवाल, क्या इसको कानून के तहत चैलेंज किया जा सकता है? आंसर है यस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 13 के अनुसार कोई भी संसद के द्वारा बना हुआ ऐसा कानून जो कि संविधान के अनुरूप ना हो, मूल अधिकारों को कम करता हो, ऐसे कानूनों को चुनौती दी जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे चुनौती दी जा रही है। अब सवाल यह है कि इस कानून ने ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनका हनन कर दिया है, जिसके चलते ये बात हो रही है। तो सबसे पहले इक्वलिटी की बात हो रही है कि समाज में जब सबके अपने अपने अधिकार हैं तो फिर मुसलमानों के अधिकारों को कम क्यों किया जा रहा है? वो कौन से अधिकार? कि गैर मुस्लिमों को आप एंट्री दे रहे हैं उनके प्रबंधन के अंदर। हालांकि वक्फ के बारे में एक बात जो बहुत अच्छे से कही गई वो ये है कि यह असल में एक धार्मिक मामला नहीं, संपत्ति के प्रबंधन का मामला है और संपत्ति देश की होती है। ऐसे में संपत्ति के प्रबंधन के लिए इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। तो पहला तो आर्गुमेंट ये। दूसरा क्या है कि हमारे देश के अंदर मूल अधिकारों में आर्टिकल 25 कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने देश में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन का अधिकार है। तो इस कानून में इंटरफेयर करके या फिर इस एक्ट को बदल के सरकारों ने एक तरह से मुसलमानों के जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस है उसमें इंटरफेरेंस कर दिया है। साथ ही साथ अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का जो उनका अधिकार, मूल अधिकार है, उसमें इंटरफेयर कर दिया है। ऐसे में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। अर्थात कोर्ट में चुनौती देते समय मूल अधिकारों के अंदर हुआ हनन को अपना प्राथमिक आधार मनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट महोदय, यह हम इसलिए शिकायत करने आए हैं क्योंकि इस कानून ने कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकारों को कम कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इन याचिकाओं को स्वीकार करती है या नहीं। संसद ने अपना काम कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें से कोई अधिकार ऐसा है या ऐसी कोई पंक्ति है जिससे कि धर्म का कोई धर्म मतलब जो मूल अधिकार जो हैं वो कर्टेल हो रहे हैं, तो वो निश्चित ही उनके ऊपर अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए फ्री है, वो उस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे सकती है। ठीक है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर अपनी क्या राय रखती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।